नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7 में। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, लेकिन एक भीषण युद्ध के बाद अपनी तलवार छोड़कर शांति और धर्म का मार्ग अपना लिया। वह सम्राट था अशोक महान। आज भी दुनिया उन्हें केवल एक विजेता नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और न्याय के प्रतीक के रूप में याद करती है। आइए जानते हैं सम्राट अशोक की पूरी कहानी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 बीसी में हुआ था। वे मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र और महान विजेता चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। बचपन से ही अशोक साहसी, बुद्धिमान और युद्धकला में निपुण थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि युवावस्था में उन्हें तक्षशिला और उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का शासन भी सौंपा गया था। सिंहासन की प्राप्ति। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अशोक ने लगभग 269 बीसी में मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभाला। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। अशोक ने उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उनका साम्राज्य वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और कुछ अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ था। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अभी तक मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था, कलिंग। कलिंग का युद्ध। लगभग 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में गिना जाता है। हजारों सैनिक मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल या बंदी बनाए गए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अशोक युद्धभूमि में पहुंचे तो उन्होंने चारों ओर लाशें, घायल लोग और रोते हुए परिवार देखे। यहीं से उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आया। जीवन का परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध केवल विनाश लाता है। इसके बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और यह संकल्प लिया कि अब वे तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म से लोगों का दिल जीतेंगे। यहीं से उन्हें धर्माशोक के नाम से भी जाना जाने लगा। बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार कराया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके अलावा नेपाल, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक भी बौद्ध संदेश पहुंचाया गया। जनता के लिए कार्य। सम्राट अशोक केवल विजेता नहीं थे, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे। उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए, पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाए, न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। उनका मानना था कि राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी ड्यूटी के बाद आर्किटेक्चर का काम करना शुरू कर दिया। विश्वनाथ मंदिर का भी नक्शा बनाया था, जिसे पिछले साल भारत सरकार ने मंदिर के वास्तु को समझने के लिए भारत मंगाया। खैर, जेम्स प्रिंसेप ने बनारस में मंदिरों की जो स्टडी की, उसकी सीरीज बनाई। ये सीरीज 1830 और 1834 के बीच लगे थे और इस वजह से बहुत परेशान थे। प्रिंसेप ने फिर इस दौरान सिक्कों की लिस्टिंग शुरू की और इसके साथ ही उनके अंदर कौतूहल पैदा हुआ उन शिलालेखों के बारे में जानने के लिए जिसमें कुछ अजीब सी भाषा लिखी हुई थी, लेकिन भारतीय या फिर अंग्रेज कोई भी उसे पढ़ नहीं पा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि ये स्तंभ सिर्फ पंजाब या राजस्थान में नहीं मिले थे। 1833 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भी ऐसे ही लेख मिले और ठीक ऐसे ही अभिलेख इलाहाबाद के किले में भी पाया गया था। मैं इलाहाबाद में पढ़े एक जैसा लिखा हुआ टेक्स्ट मिल गया तो प्रिंसेप ने इसे डिकोड करने का काम शुरू किया। संस्कृत के एक एक्सपर्ट की हेल्प लेकर वो इलाहाबाद के शिलालेख के एक छोटे से हिस्से को पढ़ने में कामयाब हो गए। इस अभिलेख में लिखा हुआ था समुद्रगुप्त। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के नाम के किसी राजा के कई विजयों का उल्लेख था, लेकिन अभी भी वो कई शब्द ऐसे थे जिनको पढ़ नहीं पा रहे थे। हालांकि प्रिंसेप ने हम मिलता है बिहार के बेतिया जिले में। प्रिंसेप ने इस स्तंभ को दिल्ली और इलाहाबाद के शिलालेखों के साथ रखा और सुराग के लिए इसका विस्तार से अध्ययन किया। फिर आखिरकार वो कामयाब भी हुए, जिसके बारे में उन्होंने लिखा। तीनों शिलालेखों में अन्य समान शब्द खोजने के उद्देश्य से सावधानी पूर्वक तुलना करने पर मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज पर पहुंचा। वो खोज थी कि तीनों शिलालेख एक जैसे थे। अब दोस्तों, पहली कड़ी इस दौरान उन्होंने सिक्कों की स्टडी करते हुए बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। कुछ लिखे हुए टेक्स्ट के टुकड़े भेजे थे। प्रिंसेप ने इन टुकड़ों में से एक कोड को खोजा। ये कोड था दानम नाम से। इसके बाद तो फिर उन्होंने एक एक करके पूरी ब्राह्मी लिपि को ही पढ़ डाला। उनकी 4 साल की मेहनत रंग लाई। साल 1838 में इतिहासकार जॉर्ज टर्नर ने बताया कि उन्हें बौद्ध ग्रंथों से पता चला है कि पियदस्सी एक भारतीय राजा अशोक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टाइटल है, जो चंद्रगुप्त मौर्य नाम के राजा का पोता है। इस दौरान उन्होंने प्रिंसेप को इस काम में हालांकि ब्राह्मी जितनी दिक्कतें नहीं हुई। खरोष्टी लिपि को पढ़ने के लिए उन्होंने पंजाब पर शासन करने वाले इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों का इस्तेमाल किया। इन सिक्कों पर एक तरफ राजा का नाम ग्रीक में और दूसरी तरफ खरोष्टी में लिखा होता था। प्रिंसेप को ग्रीक